हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम रस्ट की डेफिनेशन में यूज होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिटेल में समझेंगे, जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि जब भी आप रस्ट की वन लाइनर डेफिनेशन देखते हो तो आपको पता चलता है इसको पढ़ने के बाद कि रस्ट एक हाई परफॉर्मेंस मेमोरी सेफ एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई परफॉर्मेंस एंड मेमोरी सेफ ये तो हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे, बट आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब रस्ट एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, ये क्या चीज होती है, इन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर ये सिस्टम क्या होता है। तो देखो, सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। सिस्टम मतलब यहाँ हर वो एक चीज जिसके पास सीपीयू एंड मेमोरी है। अब वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, स्मार्टफोन भी हो सकता है, एक वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। और आप ऐसे समझो कि जो ऑटोमेटिक कार होती हैं उनके पास भी अपना एक सीपीयू होता है, अपनी एक मेमोरी होती है, तो उसे भी आप एक सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है। एंड इसके अलावा आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, जो वेंटिलेशन मशीन होती है या जो एक्सरे मशीन होती है वो ऑटोमेटिक काम करती है एंड उसके पास भी अपना एक सीपीयू, अपना एक माइंड एंड अपनी एक मेमोरी होती है, जिसकी वजह से इनको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि जिस भी डिवाइस के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए खुद का सीपीयू होता है एंड डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है, उसे हम एक सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। सिस्टम समझ में आया आपको? अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है, मतलब सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर जिनसे डेवलप किए जाते हैं, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू मशीन चलती हैं, बट सॉफ्टवेयर तो हम पाइथन एंड जावा जैसी जो मॉडर्न लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उनके थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं। तो इनको क्यों नहीं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है? तो देखो, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। लाइक जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका यूज ऐसे एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है जो एंड यूजर के डायरेक्ट काम आती है, मतलब जिनका यूज एंड यूजर डायरेक्टली कर पाता है। लाइक आपने ब्राउजर बना दिया, वीडियो प्लेयर बना दिया, बैंकिंग सिस्टम बना दिया, कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना दी। तो इसमें क्या होता है, यूजर को अपनी प्रॉब्लम पता होती है और इन एप्लीकेशन के थ्रू उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई किया जाता है। मतलब जो बिजनेस मॉडल होते हैं उनको पता होता है कि यूजर की प्रॉब्लम क्या है एंड उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन बनाए जाते हैं जिनका यूज एंड यूजर कर पाता है। मतलब जैसे कोई भी आप सोशल मीडिया साइट देख लो, कुछ भी आप देखते हो, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप किए गए हैं। कुल मिला के यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए एप्लीकेशन होते हैं वो यूजर एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट स्पीड पर फोकस करते हैं। मतलब जो एंड यूजर है उसको बढ़िया एक्सपीरियंस मिले एंड जो डेवलपर है उनको एप्लीकेशन डेवलप करने में भी कम टाइम लगे। ठीक है। अब अगर दूसरी तरफ हम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझें, तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फोकस होता है वो कोई एंड यूजर नहीं होता है, वो एंड यूजर को फोकस नहीं करता है, वो सिस्टम को फोकस करता है। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उसको फोकस करता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना कि आप एक मदरबोर्ड लेकर आते हो मार्केट से एंड एक सीपीयू लेकर आते हो और मदरबोर्ड में सीपीयू लगा देते हो और फिर वो काम करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता। मदरबोर्ड को सीपीयू के साथ काम करने के लिए, या यूं कहें कि सीपीयू को काम करने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आप अपने कीबोर्ड, माउस, किसी को भी ले लीजिए, सबके लिए अलग अलग ड्राइवर काम कर रहे होते हैं, सबका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को, ये जो ड्राइवर हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितनी भी चीजें हैं, इन्हीं को डेवलप करने के लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मतलब ये एंड यूजर को फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को। सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, अब मैंने बताया था कि सिस्टम वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, वेंटिलेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम दो चीज़ों के एग्जांपल देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी। तो इनको जो कंट्रोल कर रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो किस में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अभी मैंने 1 मिनट पहले एक चीज बोली थी, मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने बोला था कि जो रैम होती है उसे अगर आप अपने सिस्टम में लगाते हो, मदरबोर्ड में फिट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली मैजिक नहीं हो जाता, वो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगी, उसके पीछे भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एंड उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने सॉफ्टवेयर रन करते हो तो उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उन एप्लीकेशन को मेमोरी एलोकेट होती है। इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर रैम को मैनेज कर रहे हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि मेमोरी को कब एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है, किसके लिए एलोकेट करना है एंड रिलीज कब करना है। इसके साथ ही मेमोरी का कौन सा पार्ट किस एप्लीकेशन को एलोकेट करना है, ये सब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए सॉफ्टवेयर ही डिसाइड कर रहे होते हैं। मतलब जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो जावा में, पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में एंड उसे रन करते हो तो रन करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है एंड इसी मेमोरी को एलोकेट करने यानी रिलीज करने का जो काम होता है वो सिस्टम लेवल पे जो सॉफ्टवेयर बने, मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो सॉफ्टवेयर बने हैं वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको वन लाइनर आंसर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर के लिए होते हैं, यूजर उनको यूज करता है, बट जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं एंड उसके थ्रू डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर किन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो हाई लेवल लैंग्वेज में बने हैं, तो इन एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ये ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, मेमोरी मैनेजर है, डेटाबेस इंजन है, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होता है किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, उन सब के लिए हमें सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अब अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो मेनली लैंग्वेज यूज होती थी वो C एंड C++ थी। एंड आप ऐसे समझ लीजिए कि 1970 के आसपास से ये 2000 के आसपास तक ये C एंड C++ ही यूज हो रही थी। एंड ऐसा नहीं है कि अब यूज नहीं होती, अभी भी बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम के लिए, मतलब बहुत सारे ड्राइवर्स के लिए एंड परफॉर्मेंस सर्किट सॉफ्टवेयर के लिए C एंड C++ का यूज किया जाता है। बट अब क्या है, कुछ टाइम से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं C एंड C++ के अलावा भी। मतलब जिस तरह से हम रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस तरह से दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेज हैं जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती हैं। बट अब इनका पर्पस अलग अलग है। मतलब आपको किस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है बनाने का, आपको क्या चीज बनानी है। मतलब अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम बनाने हैं तो उसके लिए आपको एक अलग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, एंड अगर आपको नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उसके लिए दूसरी तरह के एप्लीकेशन, मतलब जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग है, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके भी ये सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरी लैंग्वेज हैं वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इस वजह से इंडस्ट्री में अलग अलग लैंग्वेज बनाई गई एंड उनका अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो रस्ट में ऐसा क्या है जिस वजह से हम यूज कर रहे हैं? एक्चुअली हमें रस्ट के बारे में ही पढ़ना है, बाकी का हम जब कभी कोई प्लेलिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे। अभी रस्ट को समझिए। तो रस्ट में देखो, ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, इसके अलावा इसके पास जो बहुत ही पावरफुल फंक्शनैलिटी है वो है मेमोरी सेफ्टी। मतलब यहाँ पर आपको रस्ट लो लेवल कंट्रोल तो देता ही है, इसके साथ ही मेमोरी मैनेजमेंट का ही बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सेफ वे प्रोवाइड करता है। अब ये चीज कैसे करता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ओनरशिप, बोरोइंग, लाइफ टाइम, इस तरह की चीजें, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। बट इस लेक्चर में हम इनको कवर नहीं करेंगे। हम अभी आगे जैसे सीरीज चलेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी हमें फोकस करना है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक्चुअली में काम कैसे करती है, मतलब इंटरनली काम कैसे कर रही होती है। तो देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, या आपने एक एप्लीकेशन बनाई है जो जावा या पाइथन या किसी और लैंग्वेज में है। ठीक है, अब जब भी आप इसे रन करने जाते हो तो इसको जरूरत पड़ती है सीपीयू एंड रैम की। तो वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सीपीयू में घुस जाता है और काम करने लगता है। इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर काम करता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ये एप्लीकेशन उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। मतलब मुझे मेमोरी चाहिए, या मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, या नेटवर्क रिसोर्स चाहिए, या नेटवर्क एक्सेस चाहिए, मुझे स्क्रीन में कोई डेटा शो कराना है, जो भी करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है पहले। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। मतलब
हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और आती है, मतलब एक क्वेश्चन और आता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लाइक CPU रजिस्टर एक्सेस चाहिए होते हैं, या मेमोरी मैनेज करनी होती है, प्रोसेस क्रिएट करने होते हैं, थ्रेड्स हैंडल करने होते हैं, फाइल सिस्टम मैनेज करनी होती है, और हार्डवेयर डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जितने भी काम हैं इनके लिए हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और हार्डवेयर पर जो डायरेक्ट कंट्रोल है उसके लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो हार्डवेयर के बहुत ही करीब काम करे। मतलब जो दूसरी लैंग्वेज होती हैं जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हार्डवेयर के नज़दीक काम नहीं करती हैं, इसके लिए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे C++, रस्ट, यही वो लैंग्वेज है जो हार्डवेयर के नज़दीक काम करती हैं। ठीक है, एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से जब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो या कोई सॉफ्टवेयर लिखते हो तो कोड को कंपाइल करते टाइम ही आपको एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड मिल जाता है जो डायरेक्टली मशीन को समझ में आता है। उसके लिए फिर कोई मिडिलवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए बस एक कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर ने जैसे कंपाइल किया, कंपाइल टाइम पे ही 0-1 में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट होते हैं एंड सिस्टम रिसोर्स पर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जितनी भी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, चाहे वो C हो, C++ हो, रस्ट हो, ये मशीन के बहुत नज़दीक काम करती है, मतलब मशीन को जल्दी समझ में आती है। बट मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो 0 और 1 है, मतलब सिर्फ वो बाइनरी समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो क्या ये मशीन लैंग्वेज है? एंड अगर ये मशीन लैंग्वेज नहीं है तो फिर ये लैंग्वेज कैसे काम करती है? बहुत ही नज़दीक, बहुत ही नज़दीक, मैं कई बार बोल चुका हूँ ना कि ये बहुत ही नज़दीक काम करती है हार्डवेयर के। तो किस तरह से नज़दीक काम करती है? तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मशीन होती हैं वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती हैं। एंड ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज अगर ऐसी है जो सिर्फ मशीन को समझ में आ रही है, कोई भी क्या, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, तो बाइनरी लैंग्वेज या आप बोलो कि मशीन लैंग्वेज, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनमें प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम के लिए हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए होती है जो डेवलपर को समझ में आए, मतलब डेवलपर उस पर काम कर सके। एंड इसके साथ ही जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है कि डेवलपर को तो समझ में आती है बट मशीन को भी समझ में आती है। अब मशीन को तुरंत समझ में नहीं आती, मतलब डेवलपर ने जिस तरह से लिखा तुरंत उसको मशीन नहीं समझती। उसके लिए एक मिडलवेयर होता है, मतलब एक कन्वर्टर बोल लीजिए, कन्वर्टर होता है जिसको कंपाइलर बोलते हैं। एंड कंपाइलर जैसे ही कोड को कंपाइल करता है, सिस्टम समझ जाता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मतलब वो कंपाइलर एक नेटिव लैंग्वेज में चेंज कर देता है जिससे सिस्टम को चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से बोला जाता है कि जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो मशीन के बहुत ही नज़दीक काम करती हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ जब C लैंग्वेज बनी एंड उसका कंपाइलर बनाया गया तो स्टार्टिंग फेज में उसका जो कंपाइलर था वो असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया। ठीक है, बाद में C को और मैच्योर किया गया एंड जब वो इनफ कैपेबल हो गई तो फिर उससे ही कंपाइलर बनाए जाने लगे। मतलब जो C++ का कंपाइलर था वो C लैंग्वेज में बनाया गया था, उसी तरह से जो रस्ट का कंपाइलर है वो खुद ही रस्ट में बनाया गया, मतलब बहुत बड़ा पार्ट रस्ट में ही बना हुआ है। एंड कंप्यूटर साइंस में इसी को बूट स्ट्रैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके कंपाइलर ज्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बने हैं। मतलब C का जो कंपाइलर है वो C या असेंबली में बना है, C++ का C में बना है, उसी तरह रस्ट का कंपाइलर रस्ट में बना है एंड C का भी यूज किया गया है। एंड सेम चीज हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी जो कंपाइलर है, मतलब जावा या पाइथन की अगर हम बात करते हैं तो इनके कंपाइलर भी C में ही बने हैं। मतलब जो जावा C है वो C में ही बना है एंड पाइथन का कंपाइलर है जो C पाइथन, वो भी C में ही डेवलप किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि जो C में कंपाइलर होते हैं वो डायरेक्ट ही कोड को 0-1 में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाइथन एंड जावा के थ्रू भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते थे। एंड ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, अभी पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन
उस चीज़ को रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी उसी चीज़ के लिए बनाई गई हैं एंड वो ज़्यादा कैपेबल हैं एंड ज़्यादा कंट्रोल देती हैं। इस वजह से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करना चाहिए। बट मैं यहाँ बात कर रहा था कंपाइलर की। तो देखो, जो जावा एंड पाइथन की हम बात कर रहे हैं, उसको रन करने के लिए बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक JVM या PVM, इंटरप्रेटर, गार्बेज कलेक्टर, रन टाइम इन्वायरमेंट, ऐसी बहुत सारी लेयर होती हैं। अब इन लेयर से डेवलपमेंट तो ईजी हो जाता है, मतलब डेवलपमेंट फास्ट भी होता है, बट जो हार्डवेयर का डायरेक्ट कंट्रोल है वो लिमिटेड हो जाता है। मतलब हार्डवेयर पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हम जावा या पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाएं एंड वहाँ पे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि जो रैम में हमें स्पेस चाहिए वो रैम के किस पर्टिकुलर हिस्से में हमें स्पेस चाहिए, या किस पर्टिकुलर एड्रेस में हमें डेटा को स्टोर करना है, या CPU रजिस्टर को कंट्रोल करना है, या इंटरप्ट हैंडल करने हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को हैंडल करनी है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब उसके लिए आप C++ या रस्ट या इनकी जैसी जो दूसरी लैंग्वेज है उनका यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, जितना भी ये सिस्टम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो कंप्लीट हो गया है। एंड मैंने कोशिश की है कि जो भी मेरे दिमाग में डाउट आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, उनको लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन बनता था, जो भी चीज़ मुझे बतानी थी, वो भी मैंने क्लियर कर दी। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब अगर इसके थ्रू चीज़ें आपको समझ में आई हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई हैं एंड डाउट क्लियर हुए हैं, तो इस लेक्चर को लाइक करिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।